चलें, यहाँ तक तो हमने देख लिया था। अब हम बनाने जा रहे थे गेट। अब ये गेट बेसिकली रिक्वेस्ट भेजेगा कौन? फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड इस सर्वर पे यानी कि लोकल होस्ट 5000, क्योंकि मुझे पता है कि इसका क्या है पोर्ट 5000। जब वो गेट रिक्वेस्ट करेगा इस सर्वर पे, लेकिन अब वो गेट रिक्वेस्ट कहाँ करेगा? फॉर एग्जांपल मैं उसको कहता हूँ यार तुमने गेट रिक्वेस्ट करनी है स्लैश यूजर्स पे। अब वो कहता है कि तुम जब स्लैश यूजर्स पे गेट रिक्वेस्ट करोगे तो कौन सा फंक्शन चलेगा? ये वाला फंक्शन। इसी तरीके से और भी बहुत सारे फंक्शंस हो सकते थे और उनका मेथड क्या है सबका? गेट। फॉर एग्जांपल ये यूजर्स की जगह अब है प्रोडक्ट्स और यहाँ पे है क्रिप्टो। अब ये तीन फंक्शन है और तीनों का एचटीटीपी मेथड क्या है? गेट। लेकिन दोनों की लोकेशन डिफरेंट है। इसकी लोकेशन क्या है? स्लैश यूजर्स, इसकी लोकेशन स्लैश प्रोडक्ट्स और इसकी सिलेक्शन क्रिप्टो। तो इस तरीके से ये फंक्शन बेसिकली डिफर करते हैं। आपके पास नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में यही काम फंक्शन के नाम से होता है। आप तीन फंक्शन बना सकते थे, पहले फंक्शन का नाम यूजर्स लिखते, दूसरे का प्रोडक्ट, तीसरे का क्रिप्टो। और वो तीनों फंक्शन आपको तब चलते जब आप उनका नाम उठाते, नीचे नाम लिखते और उसके आगे क्या लगा लेते? पैरेंथेसिस। तो ये सेम काम होता है जावास्क्रिप्ट में, लेकिन ये क्योंकि एक्सप्रेस सर्वर है तो ये तब चलेगा ये वाला यूजर्स जब आपका जो यूजर है या फ्रंट एंड है वो लोकल होस्ट 5000 स्लैश यूजर्स पे आएगा। तो कौन सा वाला फंक्शन चलेगा? ये वाला। अब ये किसी भी लिहाज से फंक्शन तो नहीं लग रहा, तो ये फंक्शन चलेगा कैसे जब ये फंक्शन लग नहीं रहा? तो इसको फंक्शन बनाते हैं। तो ये बेसिकली गेट का जो कि एक फंक्शन है, एक मेथड है, इसका पहला क्या है? पैरामीटर। इसका दूसरा पैरामीटर क्या होगा? एक कॉल बैक फंक्शन। इसी तरीके से इन सब के पास भी ये कॉल बैक फंक्शन होगा। अब हमारे पास कितने गेट मेथड्स हैं? तीन। मतलब जो हमारा फ्रंट एंड है वो हमारे सर्वर को तीन आपके पास मेथड्स पे आ सकता है और डेटा रिसीव कर सकता है थ्रू गेट रिक्वेस्ट। अब हम पहले वाले पे बनाते हैं कोई ना कोई डेटा। मैंने एक चीज़ कही थी कि जब भी आपके पास सर्वर का मेथड होता है उसमें रिटर्न करना लाजमी होता है, यानी कि रिस्पॉन्स देना लाजमी होता है। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो आपका बेसिकली जो ब्राउज़र है वो ऊपर उसके ऊपर वो लोडिंग वाला देखा है, वो यूँ यूँ गोल गोल घूमता रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि वो वेट करता रहेगा कि मुझे सर्वर रिस्पॉन्ड देगा और सर्वर पे आपने लिखा ही नहीं है कि कोई रिस्पॉन्स जाएगा। तो रिस्पॉन्स कोई ना कोई जाना लाजमी है। अब ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये दो पैरामीटर इसको मिलते हैं। ये पैरामीटर देता कौन है? ये तो बहुत सा सवाल है। यहाँ पे अब आप सबको रट्टा तो लग गया है, यहाँ पे आर क्यू होता है, यहाँ पे प्रेस होता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये दो जो इनका डेटा है पास कौन कर रहा है, दे कौन रहा है? आप ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दे कौन रहा है? यहाँ पे कौन दे रहा है? सर्वर कौन दे रहा है? मतलब यहाँ पे आपको कौन इसको, यानी कि ये प्रोडक्ट्स वाला है, इसको ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दे रहा है, फिर ये गेट से जाएगा। बैठो। अच्छा, कॉल बैक फंक्शन का किसी को फंक्शनैलिटी याद है कि ये वाले दो चीज़ें आती कैसे हैं? कॉल बैक फंक्शन के पैरामीटर से आती कैसे हैं? किसी को ये स्ट्रक्चर याद है? सही। जो आपका मेन फंक्शन होता है वो मेन फंक्शन बेसिकली इसको कॉल करवाता है और वो अपनी बॉडी में इनको ये सारे वेरिएबल्स पास करता है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे एक फंक्शन बनाओ, किस नाम का? ऐप के नाम का, तो इसी तरीके से ये भी ऐप का फंक्शन बना हुआ होगा। अब ये ऐप का फंक्शन मजे की बात है कि फंक्शन नहीं है बल्कि क्या है? एक क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है किस नाम की? गेट। और ये गेट खुद क्या है? फंक्शन है। क्या चीज? यहाँ पे आप हाँ, लेकिन ये ज़्यादा बच्चों को समझ तो है।
कि प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू है, ठीक है, साफ सुथरा का। तो फंक्शन है, इसकी वैल्यू एक सिंपल फंक्शन है। तो ये बेसिकली आपका मेन फंक्शन है जो कि यहाँ पे कॉल हो रहा है। ये बात समझ आ रही है? और ये जो मेन फंक्शन है ये रिसीव करता है पहले में आपका लिंक और दूसरे में आपका कॉल बैक, यानी कि ये वाला। ये पहले में क्या रिसीव कर रहा है, दूसरे में कॉल बैक। अब जो ये दूसरे में कॉल बैक रिसीव कर रहा है, ये सिंपल उसको फर्ज करो जब यहाँ पे कॉल बैक चल रहा है तो इसको ये पास कर रहा है क्या, रिक्वेस्ट। और सही है। अब ये जो आपको यहाँ पे कोड लिखा हुआ दिख रहा है वो कुछ ऐसा बना हुआ होगा बैकएंड पे। अब जिसको ये बात समझ आ रही है वो ठीक है, जिनको नहीं समझ आ रही वो आप लोगों को जावास्क्रिप्ट दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे रिसीव हो रहा है। अब एक चीज़ तो लाजमी है कि आपको क्या भेजना होता है, रिस्पॉन्स डॉट, यहाँ पे मैं पहले भेज देता हूँ हेलो। एक काम करते हैं, बल्कि कॉन्सोल लॉग नहीं करते, हम इसको कहते हैं कि इसको क्या भेज दो, रिक्वेस्ट। देखते हैं कि ये भेजता है। ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करने में याद आ रहा है। अरे यार पाइथन। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, हम ब्राउज़र पे जाते हैं, हम लोकल होस्ट 5000 पे आते हैं स्लैश। अच्छा 5000 पे अगर हम जाते हैं तो हमें क्या बोला है, कैन नॉट गेट फॉरवर्ड स्लैश, यानी कि इंडेक्स राउट वो आपको बेसिकली कह रहा है आपने बनाया ही नहीं, और वो सही भी कह रहा है। यहाँ पे स्लैश यूज़र्स है, यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे क्रिप्टो है। तो हमारा क्या बना हुआ है, स्लैश यूज़र्स। तो हमारे पास एक एरर आएगा वो कह रहा है कि बेसिकली एक हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है रिक्वेस्ट के अंदर जो इसको किस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, जेसन में। तो हम कहते हैं ठीक है कोई मसला नहीं, इसको क्या करा दो, कंसोल लॉग क्या करा दो, रिक्वेस्ट, और यहाँ पे लिख दो कुछ भी हेलो। अब ये मैंने चेंजेस की तो लाजमी सी बात है मुझे ये वाला सर्वर दोबारा से चलाना पड़ेगा और इसको दोबारा से कॉल कराना पड़ेगा। जब मैंने कॉल कराया तो मुझे हेलो आया, लेकिन अगर आप इसके अब इधर आए, ये पूरा का पूरा जो रिक्वेस्ट का ये ऑब्जेक्ट है ये इसने क्या कर दिया है, नीचे कंसोल कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, और इसके अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ है। वही आपका जो गेट का फंक्शन है इसने पास किया है तो आपको ये नज़र आ रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डेटा है और बहुत ज़्यादा डेटा है, तो इसके अंदर आप इतना ज़्यादा आप पढ़ने वाले हैं नहीं, मुझे पता है। तो आप express.js रिक्वेस्ट अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पर अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो एक रिक्वेस्ट का पेज आ रहा है, इस रिक्वेस्ट के पेज पे आपको यहाँ पे बताएगा कि इसके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सॉरी ये रहा रिक्वेस्ट, सही है। तो यहाँ पे अब आपसे शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि रिक्वेस्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी, उसका नाम क्या है, ऐप। एक क्या है, बेस यूआरएल। अब बेस यूआरएल में आपको बता रहा है कि कहाँ से रिक्वेस्ट आई है, यानी कि किस यूआरएल से रिक्वेस्ट आई है। उसके बाद क्या है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में वो आपको डेटा दिखाता है जो आपको यूज़र्स ने भेजा है। उसके बाद क्या है, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़। उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट फ्रेश, होस्ट नेम, आईपी, आईपीज़, मेथड, ओरिजिनल यूआरएल, पैरम्स, पाथ, क्वेरी।
तो और भी बहुत कुछ हैं जो आप इसको देख सकते हैं कि आपके पास है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने दिखानी थी वो आपने अभी भी देख ली हैं। तो हम ज़रा रिक्वेस्ट पे दोबारा वापस आते हैं। तो इतना तो समझ आ गया कि ये जो रिक्वेस्ट का एक सिंपल सा पैरामीटर है, ये दिखने में बड़ा मासूम है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एक डेटा है। और ये डेटा बेसिकली किसका है? आपके फ्रंट एंड का है, जो फ्रंट एंड आपको भेज रहा है। इसके अंदर आईपी भी है, बेस यूआरएल भी है, आपके पास होस्ट नेम भी है। क्या चीज़? नहीं, डेटा नहीं भेजा, लेकिन फ्रंट एंड ने रिक्वेस्ट भेजी ना, तो रिक्वेस्ट जब भेजी तो सारा डेटा आ जाता है। आईपी आ गई, होस्ट नेम आ गया, बेस यूआरएल आ गया, ये सब जो आपका ब्राउज़र भेजता है। कुछ कुछ वैल्यूज़ आई होंगी, कुछ कुछ नहीं आई होंगी। जो ये बेसिकली जब आप ब्राउज़र से हिट करते हैं ना, तो ब्राउज़र ये सारी वैल्यूज़ भेजता है। वो ऐसा नहीं होता कि वो कुछ ना भेजे, बहुत कुछ भेजता है। तकरीबन सेम भेजते हैं, सिर्फ वो जो इनका एक है यूज़र एजेंट डिफरेंट जाता है, बाकी तकरीबन सेम ही जाता है। एक और राउट बनाते हैं, किसका? गेट का। और इसका राउट भी क्या है? यूज़र्स। बस एक और फ़र्क कर लें, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश कर लेते हैं और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? आईडी। अब एक काम कर लेते हैं कि हम लोग, आपने जब वो पढ़ रहे थे सारे उसमें कि रिक्वेस्ट में क्या क्या आता है, आपने एक लफ्ज़ पढ़ा था रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। ये आपने पढ़ा था कि रिक्वेस्ट बॉडी में मुझे क्या मिलता है? पैरम्स। और ये चीज़ आपने रिएक्ट राउटर में भी पढ़ी थी, सेम चीज़। इसका मतलब क्या होता है कि यूज़र्स के बाद फॉरवर्ड स्लैश करके मैं कुछ भी भेज सकता हूँ। अब जब मैंने एंटर हिट किया तो एक चीज़ हम करना भूल गए। तो मैंने इसको बेसिकली स्लैश यूज़र्स के बाद एवं ही फजूल चीज़ भेजी। तो बेसिकली हमें क्या रिसीव हुई है? एक ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ है। ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी का नाम क्या है? आईडी, और कुछ भी एक फालतू सा नंबर है। अब ये चीज़ हुई कैसे? पहली चीज़ आप यहाँ पे देखें, मैंने क्या लिखा है? आईडी। और ये जो नंबर है ये कहाँ से आया? जो मैंने अभी अभी टाइप किया। इसका मतलब है कि जो आप यहाँ पे लफ्ज़ लिखोगे वो उसका क्या बना लेता है? की, ऑब्जेक्ट की। और यहाँ पे जो चीज़ आप पास करोगे ये उस ऑब्जेक्ट की क्या बना लेता है? वैल्यू। और ये वाला जो पूरा ऑब्जेक्ट है ये किसके अंदर आता है? रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। अब एक और काम कर लेते हैं कि हम इसमें करते हैं डॉट आईडी। अगर हम डॉट आईडी भेजेंगे तो हमें सिंपल क्या दिखेगा? सिर्फ यार इसको एक तो नोड मोन ही तो लिखा है। इसका सिर्फ बीमारी होती है इसको। अब हमारे पास डायरेक्टली नंबर आया। उसकी वजह क्या है कि मैंने क्या लिखा? रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स डॉट आईडी। अब हम एक और काम देखते हैं कि यहाँ पे ABCD कुछ भी लिखते हैं तो हमारे पास क्या आया? ABCD, क्योंकि बेसिकली जो पैरेंट्स में आ रहा है उसको मैं रिस्पॉन्स में दोबारा वापस भेज दे रहा हूँ। ये बात समझ आ रही है? अब इसको ज़रा चेक करते हैं। इसको आईडी को हटा के मैं कह लेता हूँ यूज़र नेम। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? यूज़र नेम। अब मैं इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ। अब 1 2 3 कुछ भी करते हैं तो भी हमारे पास सेम वही आ रहा है। ये बात समझ आ रही है? इसका मतलब है कि हम क्या कर पा रहे हैं? पैरम्स को रीड कर पा रहे हैं और पैरम्स को हम यहाँ पे डिस्प्ले भी कर पा रहे हैं। अब इसका यूज़ केस क्या हो सकता है? इसका सिंपल एक तो यूज़ केस ये हो सकता है कि फ़र्ज़ करें कि आपने यहाँ पे बनाया हुआ है कॉन्स्ट यूज़र्स डेटा। आपके पास ये एक एरे है, ठीक है। अब इस एरे में एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी है। आईडी के बाद आपके पास है डेटा, और डेटा में हमारे पास आ रहा है डेटा 1। अब हमारे पास ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है।
ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आपने नोट किया था कि जब हम लोग गिटहब वाली एपीआई यूज़ कर रहे थे, जब हमने यूज़र्स लिखा था और यूज़र्स के बाद हमने फॉरवर्ड स्लैश लगा के उस बंदे की आईडी लिखी थी, तो वो हमें सिर्फ उस यूज़र का सारा डेटा रिटर्न करता था। अब वही वाला काम हम लोग खुद करने जा रहे हैं कि हम खुद इस काम को कैसे कर सकते थे। तो हम लोग बेसिकली क्या कह रहे हैं कि हमें क्या भेजो, आईडी भेजो। तो हम तुम्हें रिस्पॉन्स में एक जेसन भेजेंगे और ये जेसन आएगी कहाँ से, यूज़र डेटा, यूज़र्स डेटा, इसमें क्या भेज दो, आईडी। अब ज़रा हम ये रीस्टार्ट हो चुका होगा, उम्मीद तो यही है। अब मैं इसको 1 करता हूँ, रिफ्रेश मैंने कर दिया है। सही, तो हमारे पास क्या मिल गया हमें। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा हमारा फॉल्ट हो सकता है, लेकिन चलो उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास आईडी नंबर क्या आ गई, 2। इसकी वजह क्या बनी, मैंने ऊपर 1 लिखा था, क्योंकि बेसिकली इंडेक्स +1 से स्टार्ट होता है। अब इसका सिंपल एक जुगाड़ ही हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे क्या लिख लें, यार ये नॉडमॉन मुझे क्यों तंग कर रहा है यार, क्या मसला है इसका? अच्छा, उसको पता नहीं मिला ही नहीं, सॉरी, माइनस होगा। तो हमारे पास अब कुछ काम सही हो रहा है, लेकिन ये काम ऐसे नहीं होता। ये जो आईडी होती है ये नॉर्मली 1 2 3 नहीं होती, ये आईडी जो होती है थोड़ी ख़तरनाक सी आईडी होती है। तो आई थिंक इसकी जगह पे हम एक और काम यूज़ कर सकते थे। इसके अंदर हम लोग यूज़ कर सकते थे डॉट फाइंड, और फाइंड में हम क्या रिसीव करते, आईडी से हम इसको रिटर्न भेज सकते थे, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स आएगा वहाँ पे, वरना उसका काम कैसे होगा, रिक्वेस्ट। तो बेसिकली नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट करो, यहाँ पे मिलेगा आपको obj, आप यहाँ पे कहेंगे obj डॉट id शुड बी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट id। क्या बोल रहे हो, क्यों मुश्किल ले गए। तो अब भी हमारे पास क्या रिसीव हो रहा है, 1 2। लेकिन अब का जो काम है ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला काम है। उसकी वजह क्या है कि आप बेसिकली आप क्या कर रहे हो, ये एक एरे मेथड है, बात नज़र आ रही है। यूज़र्स डेटा क्या है, एक एरे है। तो उसका मैंने क्या इस्तेमाल किया है, एरे मेथड इस्तेमाल किया। एरे मेथड का नाम क्या है, फाइंड, यानी कि सर्च करेगा। और ये एरे मेथड इसने क्या रिसीव किया है, एक सिंपल कॉल बैक फंक्शन रिसीव किया है। जिस तरीके से मैप होता था, तो मैप हमें क्या देता था कि हर आइट्रेशन पे जो उसको चीज़ मिलेगी वो मुझे इस पे मिल जाती थी, ठीक है, उसको हम आइटम बोलते थे नॉर्मली। तो इस तरीके से ये भी हमें आइटम पास करता है, यानी कि ओबीजे पास करता है। मैं कह रहा हूँ कि भाई रिटर्न कर दो ऑब्जेक्ट डॉट आई डी। ऑब्जेक्ट डॉट आई डी कौन सी है, बेसिकली जो अब इस पर ये लूप चलाएगा फाइंड, इसको सर्च आउट करने के लिए। तो बोलोगे भाई अभी जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसकी आईडी अगर बराबर किसके है, रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी जो मेरे यूज़र ने मांगी है, अगर इसके बराबर है, तो इस पूरे की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, नहीं इस पूरी स्टेटमेंट के, इस पूरे 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 भाई यहाँ से स्टार्ट हो गए यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, बीच में इक्वल टू का साइन भी है। इसका पूरा आंसर क्या होगा, जब ये लाइन चलेगी इस पूरे का आंसर क्या होगा, नहीं नहीं नहीं, इस अरे इस पूरे फाइंड का नहीं, सिर्फ इसका। इसका आउटपुट क्या आएगा,
ये ट्रू होगा। ये ट्रू कब होगा? जब इसको वो वाला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जिसकी आईडी बराबर होगी किसके? पैरम्स आईडी के। तब ये क्या हो जाएगा? ट्रू। ये बात समझ आ रही है? अब इसका क्या फ़ायदा है कि पहला वाला जो था उसको तो हम जुगाड़ कर रहे थे, इंडेक्स नंबर पे उसको खींच के ला रहे थे। अब हर बार इंडेक्स नंबर थोड़ी होता है। और आईडी आपको पता है कि आईडी ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 हो। आईडी कुछ भी हो सकती है। आपने ज़्यादातर देखा होगा आईडी बड़ी ख़तरनाक सी होती है, हैश कोड्स होते हैं। तो जब इतनी मुश्किल मुश्किल आईडीज़ होंगी तो आप नॉर्मली ये थोड़ी करोगे, आपने एरे के इंडेक्स नंबर से निकाल लिया। उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो? एरे डॉट फाइंड। एक सिंपल सा एक एरे मेथड है और कुछ भी नहीं है। नहीं, ये रिटर्न करता है वो वैल्यू जो उसको मिल जाती है इसके ट्रू होने पे, और जो आपका फ़िल्टर है वो पूरी की पूरी एरे रिटर्न करता है। नहीं, ये थोड़ा सा फ़र्क है। यानी कि ये सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए है और वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए है। दोनों का वैसे काम सेम ही हो गया। किससे? फाइंड से भी काम ले सकते हैं। नॉर्मली इस केस के लिए फाइंड परफेक्ट है, वरना ये सेम काम उससे भी हो जाता फ़िल्टर से। लेकिन फ़िल्टर में आपको फिर क्या करना पड़ता? एरे को कन्वर्ट करना पड़ता ऑब्जेक्ट के अंदर, सब्सक्राइब करना पड़ता। तो खैर, जिनको ये बातें समझ आ रही हैं, मतलब उन्होंने जावास्क्रिप्ट सही पढ़ी है। जिन्होंने समझ में नहीं आ रही वो दोबारा जावास्क्रिप्ट जाके पढ़ें। तो ये हमारे पास आपके पास जेसन रिस्पॉन्ड आ रहा है। तो अब आपको पता लग रहा है कि हमने एक राउट बना लिया है जो कि आपके सर्वर में से डेटा निकाल रहा है। अच्छा, ये जो मैंने डेटा बनाया है ना इधर, ये नॉर्मली डेटा ऐसा होता नहीं है। ये डेटा बेस से उठा के लाता है। लेकिन अभी क्योंकि आपने डेटाबेस नहीं पढ़ी तो मैंने जुगाड़ करके यहीं पे डेटा बना लिया है। सिंपल सी बात है, जेसन फॉर्मेट में ही आता है। तो ये भी जेसन ही फॉर्मेट है। अच्छा, तो ये जो यूज़र्स है, नॉर्मली जब हमने गिटहब की आईडी एपीआई यूज़ की थी, api.github.com/users, तो ये एक पूरे के पूरे जो आपके यूज़र्स हैं उनकी क्या ले आती थी? उनकी पूरी एक एरे ले आती थी। अगर हम क्या करें, एक ख़तरनाक काम करते हैं, हम इस सारे के सारे को यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, अब हम नीचे जाते हैं तो ये रहा हमारा छोटा सा चुन्नू सा कोड। अब हम कहते हैं कि भाई जब सारे यूज़र्स मांगे ना, जब सारे यूज़र्स मांगे तो इसको एक जेसन रिस्पॉन्स फॉरवर्ड कर दो, बल्कि स्टेटस भी लिख दो। स्टेटस क्या होना चाहिए इसका? इस 200 स्टेटस कोड लिख दो .json, और .json में क्या पास कर दो? यूज़र डेटा। बात समझ आ रही है? अब हम जाते हैं अपनी एपीआई पे, लोकल होस्ट 5000। तो ये आपको बोलेगा कि मेन राउट पे आपने कुछ भी नहीं बनाया है। वो सच बोल रहा है, मैंने वाकई नहीं बनाया। तो स्लैश यूज़र्स, जब मैंने स्लैश यूज़र्स किया तो हमारे पास बिल्कुल वही रिस्पॉन्स आया जो बेसिकली गिटहब भेजता था। तो बेसिकली आपने जो गिटहब ने एपीआई बना लिया, आपने वो बना ली। उसका डेटा चोरी किया है वो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल आपको समझना ये चाहिए कि ये वाला काम आप कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी आईडी क्या है? 1, और इसकी आईडी क्या है? 5। तो इसका मतलब है कि अगर मैं दूसरे इधर आता हूँ तो ये आईडी नंबर 5 जो है, अगर हम इसको कॉल कराते हैं तो ये इज़म बियोस का डेटा मिल जाएगा, क्योंकि हमने इसका कोड तो कर लिया है। ये बात समझ आ रही है आपको? तो बेसिकली आपने जो गिटहब पे कोड देखा था, सिर्फ 2-3 लाइनों में आप देख सकते हैं कि हमने वही काम कर दिया है। ये जो हम डेटा चुरा के लाए हैं गिटहब का, ये हमने जानबूझ के चुराया है। उसकी वजह क्या है कि हमें बेसिकली बस थोड़ी देर के लिए आपको डेटा चाहिए था दिखाने के लिए कि भाई ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजी काम है, बहुत आसान काम है, और आपका काम यहीं पे हो जाता है। अब आपका इफ एल्स का तो सिस्टम पता है, तो ये आपका हो गया पैरम्स। इसके बाद एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं क्या? क्वेरी। क्या कहते हैं? अब हम प्रोडक्ट्स पे आते हैं, हम कहते हैं रिक्वेस्ट डैश रिस्पॉन्स। अब हम इसको कहते हैं res डॉट जेसन, जेसन कह दो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। अब हम जाते हैं इधर और इधर आके हम लिखते हैं लोकल होस्ट 5000
स्लैश क्या लिखो, प्रोडक्ट्स। जब हमने प्रोडक्ट्स लिखा तो कुछ भी नहीं आया। क्यों कुछ भी नहीं आया? क्योंकि हमने क्या पास करवाया हुआ है, इसका मतलब यूआरएल में हमने क्या नहीं भेजी है, क्वेरी। और क्वेरी भेजने का क्या तरीका होता है, क्वेश्चन मार्क क्यूट इज इक्वल्स टू एप्पल। तो अब हमारे पास नीचे क्या आया है, एक ऑब्जेक्ट आ गया है जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्यू, और एक वैल्यू है एप्पल। अगर मैं यहाँ पे दोबारा आता हूँ, मैं लिखता हूँ एंड, और मैं लिखता हूँ LEN लैंग्वेज, और मैं लिखता हूँ EN, तो मुझे नीचे वह वाली चीज़ भी नज़र आ गई है। उसके बाद मैं फिर से एंड लगाता हूँ और मैं लिखता हूँ सिटी, और सिटी की वैल्यू मैं देता हूँ खी, यानी कि कराची। तो आपके पास तीनों वेरिएबल्स यहाँ पे अवेलेबल हो गए। इनको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली क्वेरी पैरामीटर्स। क्या कहते हैं, क्वेरी पैरामीटर्स। जो पहले आपने किया उनको आप क्या कहते थे, यूआरएल पैरामीटर्स। क्या कहते हो, यूआरएल पैरामीटर्स। और क्वेरी पैरामीटर्स में क्या फ़र्क होता है कि यूआरएल पैरामीटर पास करना बहुत आसान होता है, आपने फॉरवर्ड स्लैश लगाना है और जो आपको पास करना है आप वो चीज़ पास कर लेते हो। लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है। उसकी लिमिटेशन क्या है कि जैसे कि आपने देखा कि स्लैश यूज़र्स स्लैश, तो आप एक ही आईडी दे सकते हो आप, ठीक है, और आईडी ही दे सकते हो, क्योंकि मैंने आपको यही एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है या ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं अपनी मर्जी से जो पास करना चाह रहा हूँ मैं पास कर रहा हूँ, लेकिन वो इस आपके ऑब्जेक्ट में ऐड होता जा रहा है। ये बात आपने नोट की। तो ये बेसिकली क्वेरी पैरामीटर होता है। तो ये ऑप्शनल भी होता है, सही है, मतलब आप इसको पास करें ना करें ये क्या है, ऑप्शनल है। लेकिन जो आपके पास आईडी होती है, जो यूआरएल पैरामीटर होता है, वो क्या होता है, कंपल्सरी। आपको वो चीज़ पास करनी ही करनी है। ये बात समझ आ रही है? तो ये आपके क्वेरी पैरामीटर्स हैं और वो यूआरएल पैरामीटर्स हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है कि ये आईडी के साथ होते हैं, यानी कि की और वैल्यू, और वो सिर्फ आप बता देते हो कि आपको क्या चाहिए। अब जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में हमने क्या मांगा था हमने क्या मांगा था, आईडी। लेकिन एक और काम करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं, हम एक और यूआरएल बना, एक आपका लोकेशन बनाते हैं, क्या नाम का, डेटा। अब हम कहते हैं डेटा में मुझे एयर भी चाहिए, और अब मैं कितने यूआरएल पैरामीटर मांग रहा हूं उससे, 2, एक ईयर और एक मंथ। अब इसको हमें यूज भी करना है। मैं एक ऑब्जेक्ट पास करता हूं, बल्कि ऑब्जेक्ट पास करने की क्या जरूरत है, मैं डायरेक्टली क्या फॉरवर्ड करवा लेता हूं, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट अगेन क्या 5000 स्लैश डेटा स्लैश 2012 स्लैश जुलाई। तो अब आपके पास ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्ट बन गया है जो कि कहाँ से आया है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स से आया है। लेकिन अब देखिए 2012 ये मुझे पता होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कर सकता कि मैं 2012 को बाद में लिखूं, जुलाई को पहले लिखूं, तो उससे मसला क्या होगा। अगर फ़र्ज़ करें ये जुलाई को मैं यहाँ नहीं लिखता, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जुलाई, फिर क्या लिखता हूँ, तो अब देखें एयर में वो क्या दिखा रहा है, मंथ में क्या दिखा रहा है, जो कि गलत है। तो यूआरएल पैरामीटर्स में आपको फ्रंट एंड वाले को बताना पड़ता है कि पहले क्या पास करना है और बाद में क्या पास करना है, वो कंपलसरी है। अगर उसी की जगह पे ये क्वेरी पैरामीटर होता तो वो यहाँ पे खुद लिख सकता है कि मैं क्यू क्या भेज रहा हूँ, मैं EN क्या, सॉरी ये लैंग्वेज क्या भेज रहा हूँ, और मैं सिटी क्या भेज रहा हूँ। अब ये आगे पीछे भी अगर वो करता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अंदर आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, की। लेकिन इसमें एक रिस्क है, अगर सिटी है, अगर वो सिटी की स्पेलिंग गलत भेज देता है तो आपकी की ख़राब हो जाएगी। ये बात आप समझ रहे हैं। आपने फ़र्ज़ करें लिखा हुआ था यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट सिटी, अब आपने रिक्वेस्ट डॉट सिटी लिखा हुआ था तो आपको क्या रिटर्न हो गया, कराची। लेकिन अगर आप सिटी के आगे कुछ भी कोई गड़बड़ कर लो, 2 बाय लगा लो, गलती से लग गया, तो आपका रिस्पॉन्स गायब। ये बात आप समझ रहे हो क्यों, क्योंकि आपका जो सर्वर था उसको क्या चाहिए था, सिटी, उसको आपने भेज क्या दिया, 2 बाय। तो ये एक थोड़ा रिस्की होता है,
कि आप फ्रंट एंड वाले को ये पावर दे रहे हो कि वो की वो लिख के भेजे, हालांकि आप उसको बताते हो कि भाई सिटी ही की होनी चाहिए, लेकिन वो फिर भी ये गलतियाँ कर जाते हैं। तो अब लेकिन वही वाली जैसे मैंने आपको बात बताई थी कि मलबा किसके ऊपर आएगा, बैकएंड वाले के ऊपर। तो भाई आपका सर्वर क्रैश हुआ है, आपके सर्वर से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, तो ये आपको सोचना समझना पड़ता है कि किस वक्त आपको URL पैरामीटर्स की ज़रूरत है और किस वक्त आपको क्वेरी पैरामीटर्स की ज़रूरत है। बात समझ आ रही है? तो ये एक तरह से हमारे पास बन गए गेट मेथड के फंक्शंस, या आप इनको राउट्स भी कह सकते हैं, मेथड्स भी कह सकते हैं। बेसिकली इनको नॉर्मली राउट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? राउट्स। तो गेट का राउट है। अच्छा, एक तो राउट वो बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे चाहिए, एक होता है कौन सा, इंडेक्स राउट। और इंडेक्स राउट में हम इसको भेजते हैं, जैसे नहीं भेजते हम सेंड बोलते हैं, वेलकम टू आवर API। तो अब अगर हम लोग इसको मिटा के एक इंडेक्स राउट पे जाएंगे तो हमें क्या बोलेगा, वेलकम टू आवर API। नॉर्मली जो APIs का इंडेक्स राउट होता है उसके अंदर ये बताया जाता है कि आपके पास कौन कौन से राउट्स हैं और उनको कैसे इस्तेमाल करना है। ये बात समझ आ रही है? नॉर्मली ये एक प्रैक्टिस है, तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप वो करेंगे, वरना नॉर्मल हमारे पास ये काम होता है। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने एक थोड़ा कदम आगे चलते हैं। तो ये क्रिप्टो अभी फ़िलहाल किसी काम का नहीं है, इसको मिटा देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, गेट को मिटा के क्या लिख लेते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट। अब पोस्ट रिक्वेस्ट की मज़े की बात है कि बिल्कुल जैसे आपने गेट की थी वैसे ही इसका सिंटैक्स है, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वही रेस्ट डॉट सेंड कर सकते हैं, और आपने किया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, क्योंकि अब आपको कौन डेटा भेजेगा, फ्रंट एंड। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो बॉडी में डेटा आएगा हमारे वो यहाँ पे सेंड कर दो, ताकि हम देख सकेंगे बॉडी में रिक्वेस्ट में क्या आ रहा है। अब मज़े की बात है कि आपका ब्राउज़र जो है वो पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। ये कितनों को पता है? ये किसी को पता है? अच्छा, एक मुझे बात बताएं, अब दोनों का URL सेम है, सिर्फ क्या फ़र्क है, ऊपर वाला पोस्ट है, नीचे वाला गेट है। तो मुझे ज़रा बताएं कि पोस्ट रिक्वेस्ट जाती कैसे, रिएक्ट में आपने कैसे भेजी थी? एक्सियोस में हम क्या यूज़ करते थे, एक्सियोस डॉट गेट और पोस्ट। और आपको पता है कि अब जब हम गेट रिक्वेस्ट करते थे तो हम उसको ब्राउज़र में, मैं कहता था पहले चेक कर लो कि उसके गेट रिक्वेस्ट में रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। जैसे आपने api.github.com/users किया था तो आपको सारा डेटा दिख गया था। वो डेटा क्यों दिखा था? क्योंकि वो कौन सी रिक्वेस्ट थी, गेट रिक्वेस्ट थी। लेकिन जब भी पोस्ट रिक्वेस्ट होती थी तो आपको कभी आपने उसको ब्राउज़र पे चेक किया था? नहीं, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट ब्राउज़र से हो ही नहीं सकती, वो हम कर रहे होते हैं, वो axios.post से हम भेजते थे। तो अब इसके मसला ये है कि जब आप सर्वर बना रहे हो तो अब आपको टेस्ट तो करना है। अब आप गेट रिक्वेस्ट तो ब्राउज़र से टेस्ट कर लेते हो, ब्राउज़र में जाके URL लिख देते हो, वो आपका गेट रिक्वेस्ट हो जाती है। लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट को जब आप कर रहे हो तो आप रिएक्ट की ऐप थोड़ी चलाओगे, समझ रहे हो? एक पूरी रिएक्ट की ऐप चलाओ, उसके अंदर आप axios.post लिखो, फिर दोनों को टेस्ट करो, ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और जिसको रिएक्ट नहीं आती वो कैसे नोड जो है इसको टेस्ट करेगा? तो उसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सटेंशंस अवेलेबल होती हैं। उनमें से एक बहुत पॉपुलर एक्सटेंशन है जिसका नाम क्या है, थंडर। अगर आप यहाँ पे आके लिखेंगे थंडर क्लाइंट, मतलब थंडर स्पेस देकर, तो ये ऊपर ऊपर आपके पास ये लोगों के साथ आ रहा है थंडर क्लाइंट। ये बेसिकली पता ऐसे चलता है कि ये सबसे ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हैं, ठीक है। ये मैंने इंस्टॉल कर ली, आप भी इंस्टॉल कर लेंगे। ये नॉर्मली VS कोड की एक्सटेंशन है। असल में अगर ये काम होना होता है तो वो एक और सॉफ्टवेयर में होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पोस्टमैन।
इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये वाला सॉफ्टवेयर है, और नॉर्मली इसी का ही जो पैकेज होता है वो बैकएंड डेवलपर्स एक दूसरे को एक्सपोर्ट करके दे रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो सारी टेस्टिंग हुई हुई होती है। ठीक है, तो इंडस्ट्री में यह सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर है, याद है मैंने एक लफ्ज़ कहा था एक्सियोस, जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने कहा था ये क्या है, एक HTTP क्लाइंट है। क्या है HTTP? बिल्कुल इसी तरीके से पोस्टमैन, थंडर क्लाइंट, ये सारे भी क्या है, HTTP क्लाइंट है, बस लेकिन ये ग्राफिक्स है, इसके अंदर सब कुछ, मतलब आप एक्सियोस में तो लिखना पड़ता था ना axios.post और ये सब URL, ये सारा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, आपने जस्ट वो फिल करने और बटन दबाना है। तो पोस्टमैन के आगे एक और है इंसोमनिया, अगर आप लिखेंगे इंसोमनिया API तो ये उसकी पहली वेबसाइट आ जाती है insomnia.rest। तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये कुछ ऐसा दिखता है, ये भी सेम सॉफ्टवेयर है, इसका भी सेम काम है। ठीक है, बस ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा वाला यूज़ करते हैं। अभी जैसे कि हम यूज़ कर लेते हैं ये थंडर क्लाइंट, अभी हम थंडर क्लाइंट में आए, ये बहुत सारे पहले से ये लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको चले हम डिलीट करते हैं, सफाई करते हैं, वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि हमने क्या किया है। तो जब ये आपका पहली बार खुलेगा तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ये साइड बार, इसको मिटाएं। सही है, आप इधर क्या क्लिक करेंगे, न्यू रिक्वेस्ट। जब आप न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन खुल जाएगी। अब इस स्क्रीन में पहले तो ये वाली जगह देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले अभी कौन सा मेथड लगा हुआ है, गेट। तो अभी अभी आपने काम किया लोकल होस्ट 5000/users। अब अगर हम इसको एंटर करते हैं तो देखें यहाँ पे हमारे पास सारा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आ गया। ये बिल्कुल ब्राउज़र की तरह ही था, लेकिन ब्राउज़र में वो पूरा स्क्रीन पे नज़र आता है, यहाँ पे पूरा यहाँ पे नज़र आया। इसके अलावा आप देख सकते हैं स्टेटस क्या है, 200। यहाँ पे आपको साइज़ भी बता रहे हैं और ये भी बता रहा है कितना टाइम लगा। तो ये क्लीन एक तरह से आपको सारी चीज़ें बना के देता है। अब अगर मैं गेट को कन्वर्ट करता हूँ किस में, पोस्ट में, और पोस्ट रिक्वेस्ट मैंने किस URL में बनाई थी, क्रिप्टो। और अब अगर मैं हैंडल करता हूँ तो मेरे पास क्या रिप्लाई आता है, दिस इज़ पोस्ट। हालांकि अगर आप गौर से देखें तो main.js में तो यहाँ पे एक ही URL के दो फंक्शंस हैं, पहला ये रहा और दूसरा, फ़र्क क्या है, सिर्फ ये गेट है और ये अभी कौन सा चला, दिस इज़ पोस्ट, क्योंकि मैंने मेथड कौन सा लगाया था, बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस भी जाता है 200 अगर सक्सेसफुल है, 400 अगर वो राउट नहीं मिलता है, कोई फाइल में मसला आता है। ठीक है, तो दिस इज़ पोस्ट आया। अब अगर इसको मैं गेट करता हूँ, अब देखें कितना आसान है। अगर ये एक्सियोस होता तो आपको क्या करना पड़ता, खुद लिखना पड़ता है axios.get axios.post। ये अभी आसान है क्योंकि ये टेस्टिंग के लिए है। तो अभी मैंने गेट कर दिया, अब मैं इसको सेंड करता हूँ तो अब मेरे पास क्या आ रहा है, दिस इज़ गेट। अब अगर वही वाली बात है कि हम यहाँ पे आते हैं और rest.status.send करते हैं, और यही वाला काम हम नीचे भी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम देते हैं 210, इसको हम देते हैं 215। एक अपनी तरफ से मैंने वहीं स्टेटस कोड दे दिया है। अगर हम इसको देंगे तो अब इसको क्या आ रहा है, 215। अब अगर हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, 210। तो आप अब बेसिकली स्टेटस कोड अपनी तरफ से भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये ग्रीन दिखा रहा है, ग्रीन का मतलब है कि उसको ये ज़रूर पता है कि ये सक्सेसफुल है, क्योंकि 200 से लेके 299 के बीच में सक्सेसफुल होता है। अब आते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट। अभी तो मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट में कुछ भी नहीं भेजा है, लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट का मेन मकसद क्या होता है, डेटा को भेजना। तो अब डेटा को भेजने के लिए आपको याद है कि यहाँ पे हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे बॉडी। तो आप बॉडी पे क्लिक करें तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या सिलेक्ट हुआ है, जेसन। अब हम एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम ABC क्लास 2। अब मैं काम करता हूँ कि अपनी फाइल में पहले क्या आ रहा था, दिस इज, इसको मिटाते हैं। अब मैं बोलता हूँ जो भी रिक्वेस्ट बॉडी में आए वो मुझे वापस भेज दो। ये बात आपको समझ आ रही है, रिक्वेस्ट और बॉडी में कहाँ से आता है, फ्रंट एंड आपको भेजता है। यहाँ पे आप
रेस्ट डॉट सेंड में दोबारा क्या भेज दे रहे हो, रिक्वेस्ट बॉडी, जो मतलब जो रिसीव हुआ वही आपने फॉरवर्ड कर दिया, घुमा दिया। मतलब बस हम देखना चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास रिसीव भी हो रहा है सर्वर पे या नहीं। अब मैं इसमें वापस जा रहा हूँ, तो मैं ये भेजना चाह रहा हूँ। अगर ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑब्जेक्ट सर्वर को मिल गया था, सर्वर ने यहाँ पे वापस मुझे भेज दिया। ये बात समझ आ रही है? अब मैं इसको सेंड को क्लिक करता हूँ, अब क्या नज़र आया? इसका मतलब है कि सर्वर को ये वाली चीज़ रिसीव नहीं हुई। यार ये आपका नाम क्या है? क्या यार मुबशिर भाई, नींद तो पूरी करके आया करो। तुम कौन सी, क्या 210 लिखा है? कौन सा, ये वाला? वो ऑटोमेटिक उन्होंने हेडर्स भेजे हैं, वो उसका 1 2 दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है, इधर हेडर्स भी डेटा ये आया है उधर से। क्या हाँ ये मसले करता है। ये फाइल वाइल सेंड करने के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, एक सिंपल गेट और पोस्ट को टेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। इनसोमनिया अब ज़्यादा बेटर है। इनसोमनिया एक बहुत हैवी और फुल फ्लैज सॉफ्टवेयर है। कौन सा? हेडर्स अभी यहाँ पे पढ़ लेंगे, हेडर्स कोई बड़ी बात नहीं है। हेडर्स में वैसे आपका इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा। कहाँ गया वो, मिल नहीं रहा हो? अच्छा मोबाइल आपका पहले से स्टार क्यों है? अच्छा, तुम बिलाल का नाम तो रोशन कर रहे हो फिर। अरे तुम तो गुड थे। सही है। तो इस बंदे के सर्टिफिकेट में माइनस में परसेंटेज आ रही होगी। सही है जी। तो जी हमने सर्वर को एक ऑब्जेक्ट भेजा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा अब हम मसले को डील करते हैं कि ये क्या हुआ। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप पोस्ट में कोई जेसन भेजते हैं तो आपको एक्सप्रेस को बताना पड़ता है कि आपके पास एक जेसन रिसीव होगा जो आपको शो करवाना है। अब मसला ये है कि ये एक थोड़ा सा बड़ा सा हमारे पास कोड लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे बंद कर लेते हैं। ये तो फैसिलिटी है हमारे पास। उसके बाद आप टॉप पे बिल्कुल जब यहाँ पे आपने लिखा हुआ है कांस्टेंट ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस, आप यहाँ पे क्या करते हैं कि एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहते हैं, यूज़ ऐप डॉट यूज़ क्या, पैरेंथेसिस लगाते हैं। ये यूज़ क्या है इसको हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप देखेंगे बस ये ऐप डॉट यूज़ होता है, और इसमें पैरेंथेसिस में हम पास करते हैं एक्सप्रेस डॉट जेसन। तो बेसिकली हम एक्सप्रेस को बताना चाहते हैं कि हम क्या कौन सा डेटा भेजना चाह रहे हैं, आपको जेसन का डेटा भेजना चाह रहे हैं। और ये किसके अंदर आता है, ऐप डॉट यूज़ के पास आता है। क्या अच्छा, उस पर भी आते हैं, उस पर भी आते हैं। अब जब हमने सेंड दबाया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारा ही रिस्पॉन्स रिटर्न हो गया। ये बात आपको समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि अब एक्सप्रेस को ये वाला जो आपका जेसन था आपका पोस्ट रिक्वेस्ट में, वो रिसीव हुआ और उसी ने आपको वो डेटा वापस भेज दिया। ये बात समझ आई? एक काम करते हैं कि ये चीज़ हमें यहाँ पे रिसीव हुई, राइट? हम एक इधर ऊपर एक बनाते हैं हमारे पास कॉन्स्ट क्रिप्टो डेटा, ठीक है? और इसके अंदर हम एक एरे देते हैं। हम एक एरे में अब एक ऑब्जेक्ट देते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर हम लिखते हैं आईडी। फ़िलहाल हम इसको 1 ही देते हैं, और 1 दे के हम इसको दे देते हैं नेम, या क्रिप्टो कह देते हैं।
और यहाँ पे हम इसको कह लेते हैं क्या, बाइनेंस। और यहाँ पे हम इसको दे देते हैं 2, और यहाँ पे दे देते हैं इथीरियम। ठीक है, तो हमारे पास दो क्रिप्टोज हैं। पहला क्रिप्टो की आईडी 1 है, पहले की दूसरे की आईडी 2 है। अब ये जो है ये मेरे सर्वर पे पड़ा हुआ है, ये फ्रंट एंड के पास नहीं है, ना मेरे यूज़र के पास है। ये बात आपको समझ आ रही है? अब हम नीचे जाते हैं। अब मैं कहता हूँ कि जब वो क्या करे, गेट करे, तो उसको जेसन भेजो, और जेसन में क्या भेज दो, क्रिप्टो डेटा पूरा का पूरा। ठीक है, अब अगर हम लोग इधर आते हैं तो गेट रिक्वेस्ट करते हैं हम कहाँ पे, क्रिप्टो पे, और हम इसको फॉरवर्ड करते हैं तो हमारे पास सारा का सारा क्रिप्टो का डेटा रिसीव हो जाएगा। सही है, आईडी 1 और आईडी 2। अब जो हमारे पास है पोस्ट, हम कहते हैं जो पोस्ट रिक्वेस्ट है उसमें तुम ये करो कि क्रिप्टो डेटा में क्या कर लो, पुश। लेकिन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बनाओ, क्रिप्टो ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर मेरे पास एक तो आईडी होगी। ठीक है, आईडी, एक मिनट इसको फिलहाल 1 देते हैं, अभी इसमें थोड़ी बात करते हैं। दूसरा क्या होना चाहिए, क्रिप्टो की आईडी जिसके अंदर उसका नेम आएगा। अब ये नेम कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्रिप्टो, यानी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में एक ऑब्जेक्ट रिसीव होगा, उस ऑब्जेक्ट में मेरे पास क्या आना चाहिए, एक क्रिप्टो नाम का प्रॉपर्टी आनी चाहिए जिसके अंदर उसका नाम होगा। अब ये जो आईडी है, मैं चाहता हूँ ये आईडी मेरा सर्वर खुद जनरेट करे, मैं ये यूज़र से नहीं मांगूंगा, क्योंकि आईडी जो होती है नॉर्मली सर्वर खुद बनाता है। क्योंकि आप ये बेसिकली अगर देखें तो ये आप साइन अप वाला काम कर रहे हैं, आप एक यूज़र को क्या करवा रहे हैं, साइन अप करवा रहे हैं, तो उसकी आईडी लगाना भी किसका काम है, आपका काम है, आपके सर्वर का काम है। तो हम एक इधर जुगाड़ कर सकते हैं, हम कह सकते हैं क्रिप्टो डेटा डॉट लेंथ। क्या नहीं, हम रिसीव ही कर रहे हैं, हम यहाँ पे डेटा रिसीव कर रहे हैं, बस उसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने डेटाबेस में डेटा पुश करने वाला हूँ। तो मुझे डेटा मिला यहाँ पे, मैंने उसकी अपना एक अपनी तरफ से जैसे मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना था मैंने वैसे ऑब्जेक्ट बना लिया। और उसके बाद फाइनली मैं क्या करता हूँ कि मैं ऑब्जेक्ट में ये जो क्रिप्टो डेटा का ऑब्जेक्ट है ये पुश कर लेता हूँ किस एरे में, क्रिप्टो डेटा के एरे में। ये काम करेगा, वैसे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये इधर लेंथ आएगा या लेंथ +1 आएगा, अच्छा ट्राई कर लेते हैं। तो अभी हम लोग गेट रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें पता लगता है कि बाइनांस है और इथीरियम है, बाइनांस की आईडी 1 है और इसकी आईडी 2 है। तो अब हम पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं। अब पोस्ट रिक्वेस्ट मुझे पता है कि वो सिर्फ क्या रिसीव करता है, वो एक आईडी सॉरी प्रॉपर्टी रिसीव करता है जिसका नाम क्या है, क्रिप्टो। और क्रिप्टो में वो उसका नाम रिसीव करता है, जैसे कि नाम में मैंने दे दिया क्या, एडा। अब मैंने एडा रिसीव किया, अब मैं इसको करूँगा क्या, पोस्ट रिक्वेस्ट। अब सर्वर को पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं, देखते हैं सर्वर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। अच्छा ये चीज़ आपको समझ है, ये मैंने क्या किया यहाँ पे, ये सेंड जो है बेसिकली मैं इसको बेसिकली क्या कह रहा हूँ कि मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, उस ऑब्जेक्ट में मैंने कितनी प्रॉपर्टीज रखी हुई हैं, 2। पहली जो आईडी है वो मैं इस अपनी एरे की लेंथ में से ही बना रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्रिप्टो जो आपके पास है उसके में जो मेरे पास नेम रिसीव हो रहा है बॉडी में से, उसको मैं इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में सेट कर देता हूँ। और ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ये किसमें पुश कर दिया मैंने, क्रिप्टो डेटा जो मेरी ऊपर वाली एरे है। उसके बाद मैंने सेंड क्या कर दिया, ये जो ऑब्जेक्ट बना था इसको मैंने वापस फ्रंट एंड को भेज दिया है, ताकि फ्रंट एंड को पता लगे कि मैंने सेव क्या किया है। अब इसको ज़रा जाके चेक करते हैं, देखें कि होता क्या है। सही है, इसको हम बस सेंड करते हैं। तो इसकी आईडी क्या सेट हुई, 2।
अब इस पर बंद हो गया होगा। अब अगर मैं इसको गेट रिक्वेस्ट करता हूँ तो मुझे पता है गेट रिक्वेस्ट में वो सारी की सारी एरे भेज देता है। अब हम इसको गेट रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करते हैं तो इथीरियम और इसकी आईडी क्या हो गई है, सेम हो गई है। तो वो लेंथ प्लस क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। अब जब ये रीलोड होगा तो आपका डेटा दोबारा से रिफ़्रेश हो चुका होगा। जब डेटा रिफ़्रेश होगा तो हम करेंगे दोबारा से बाइनांस और इथीरियम आएगा। अब उसके बाद दोबारा से हम एडा को पुश करेंगे तो अब एडा की आईडी क्या आई है, 3 आई है। जब एडा की आईडी 3 आई तो अब हमने चेक किया तो हमारे पास सही फिट आ गया। अब इसके अंदर जो ये आपके पास जो एपीआई बनी है ये बहुत बेसिक एपीआई है। अभी इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। पहला इशू क्या है, अगर मैं इसमें कुछ भी नहीं भेजता, फ़र्ज़ करें मैं इधर खाली भेजता हूँ, ठीक है, डेटा ही नहीं भेजता मैं। अब मैं इसको पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट की तो मेरे पास उसने क्या रिटर्न किया, ID4 और कोई नाम रखा ही नहीं। अब मैं इसको ज़रा गेट रिक्वेस्ट में सारे मंगवाता हूँ तो आप देखेंगे तो उसने ID4 ऐड कर दिया है, उसके पास क्रिप्टो तो है ही नहीं। अब ये एरर है। अब ये डेटाबेस में जाके सेव भी हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा डेटाबेस ख़राब हो गया। सही है, आपके पास एक एंट्री है जो एम्प्टी एंट्री है, ऐसा डेटाबेस में आप कभी भी नहीं करवाते। जो रिक्वायर्ड होता है वो आपको हमेशा चाहिए होता है। अब एक तो इसकी कंडीशन आनी चाहिए, दूसरी इसकी और क्या कंडीशन हो सकती है, सेम नाम ना भेजे, परफेक्ट। अब मैंने आडा सेव कर लिया है। अब एडा सेव हो चुका है तो अगर वो फ़र्ज़ करे वो दोबारा से उसने एडा भेज दिया, फ़र्ज़ करें कि ये था ना, मैंने दोबारा से एडा भेज दिया तो अब इसने एडा को कौन सी आईडी पास कर दी है, 5। अब हम ज़रा गेट रिक्वेस्ट और कराते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसने एडा को 3 भी दी हुई है, एडा को 5, क्योंकि आपने दो बार इसको सेव करवाया है। तो एक तो कंडीशन ये भी हो सकती है कि भाई 2 बार एक ही चीज़ को सेव मत करवाना, बात समझ रहे हैं। एक और चौथी चीज़ हो सकती है कि आपके पास ये भी हो सकता है कि आपने यहाँ पे क्या भेज दिया हो, एम्प्टी स्ट्रिंग भेज दिया हो, या यहाँ पे क्या भेज दिया हो, नंबर भेज दिया हो, या आप क्या कह सकते हैं और क्या भेज दिया हो, बूलियन। तो इस तरह के आपके पंगे भी हो सकते हैं। तो इसको भी आपको चेक एंड बैलेंस पे रखना पड़ेगा कि ये हो तो ये हो जाए, ये हो तो ये हो जाए, और ये हो तो ये हो जाए। टर्नरी ऑपरेटर भी लग सकता है, इफ एल्स स्टेटमेंट भी लग सकती है, जो आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। लेकिन किसका, ये आपका यूज़ केस है, आपका प्योरली यूज़ केस है। आप फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर एंड पासवर्ड होता है, तो फ़ोन नंबर क्या है, आपने नंबर टाइप दे दी, उसमें आप फिर स्ट्रिंग ना मंगवा लें, हो सकता है आपको स्ट्रिंग आ जाए तो फिर आप नंबर भी उसमें रिसीव कर लें। तो ये आपको प्योरली यूज़ केस है कि आप उसमें क्या रिसीव करवाना चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप सोचते हैं जब आप ये काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उसको ये प्रॉपर्टी ना मिले, दूसरा उसको ये प्रॉपर्टी मिले लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो डेटा टाइप ना हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तीसरा कि जो उन्होंने बात कही कि आपके पास अगर एक ही नाम के 2 वैल्यूज़ आ जाएं, तो ये 3 एक पॉसिबल सिनारियोज़ हैं जो मुझे समझ भी आ रहा है कि ये गड़बड़ हो सकती है। चौथी गड़बड़ ये भी हो सकती है कि उसने डेटा भेजा है लेकिन क्रिप्टो की जगह ये ओ जो है ये लिखना भूल गया, तो क्रिप्ट लिख के वापस आ गया। अब उसने वैल्यू भेजी है यहाँ पे, लेकिन बस यहाँ पे जो की वैल्यू है, की जो है उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक है। अब वो अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो भी ये कोड क्रैश करेगा। ये बात आप समझ रहे हैं, ये कोड क्रैश नहीं करेगा, होगा क्या कि आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग चला जाएगा। तो आपको ये बात सारी चीज़ें यहाँ पे सोचनी पड़ती हैं। अब ये क्यों मैंने कहा कि एक तो यहाँ इसको मिटा दो या फिर यहाँ पे सिर्फ क्रिप्ट लिख दो, इन दोनों की अलग अलग कंडीशन आपको क्यों लगानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि अगर आप उसको सिर्फ ये कहते हैं कि खाली अगर आए तो उसको एरर भेज देना कि आपने डेटा भेजा ही नहीं। दो, अगर इसके अंदर उसने क्रिप्ट लिख के भी भेजा ना, मतलब ओ सिर्फ नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन आपका कोड उसको एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि आपने सिर्फ क्या लिखा था कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए था, तो वो एम्प्टी नहीं है। तो फ्रंट एंड वाला आपको कॉल करके बोलेगा कि भाई मैंने डेटा भेजा है, तुम्हारा सर्वर बोल रहा है कि नो डेटा रिसीव, उसको लगेगा उसने तो सही किया है। तो उसको पता चलना चाहिए कि उसने गलती कहाँ की है। नो डेटा रिसीव में बहुत फ़र्क है और इनकरेक्ट प्रॉपर्टी नेम में बहुत फ़र्क है।
तो ये कुछ आपके पास पोस्ट रिक्वेस्ट का स्टार्ट है, और आपके पास जो गेट रिक्वेस्ट हैं उनकी हैं। अब इसकी जो कंडीशंस हैं ये हम इसको और आगे ले जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये कर लेंगे, जो हमने ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाया था रिएक्ट के अंदर, उसके यहाँ पर क्या बना लेंगे, यही सारी कंडीशंस लगा के उसमें चेक कर लेंगे कि हम कैसे उसको ऑथराइज़ करवा लेते हैं और आगे उसको भेजते हैं। सही है डेटा। अभी अगर आप देखें तो आपने बेसिकली क्रूड ऑपरेशन किया है यहाँ पे। क्रूड ऑपरेशन में आपने अपडेट नहीं किया और डिलीट नहीं किया, आपने क्रिएट करवाया है और रीड करवाया है। आप गेट रिक्वेस्ट से सारे के सारी प्रॉपर्टीज़ को लिंक करवा भी लेकर आ रहे हैं, और आप पुश के थ्रू उसको क्रिएट भी कर रहे हैं। ये बात समझ आ रही है? तो इसको ज़रा आप प्रैक्टिस कीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में ऑथेंटिकेशन सिस्टम की प्रैक्टिस नहीं हो पाई है, तो वो नेक्स्ट वीक दोबारा से हम उस पर छोड़ते हैं, क्योंकि मेरा प्लान था कि वो आज ही हो, लेकिन दोबारा से प्रैक्टिस करके आइएगा। सही है। अल्लाह हाफ़िज़।